हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीटेट जुलाई एसएसटी के पेपर की हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हमारा आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, पहला हो चुका है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं और मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है ना। तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर दोनों ही इंक्लूड रहने वाले हैं इस पेपर में। और आपका यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो टोटली अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं जुलाई पेपर तक तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो बात करें हम आज के सेशन की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। और क्लास है आपका, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास की, किस काल में कर प्रथा, ठीक है, कर प्रथा जिसे आप टैक्स कहते हैं, तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, या फिर हड़प्पा काल में, या फिर वैदिक काल में? तो किस काल में था ये कर प्रथा का आपका महत्व? तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले बात तो प्राचीन भारत में गुप्त काल था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में आपका जो कर प्रथा है, कर प्रथा का एक विशिष्ट महत्व था। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न देखने को मिलता है कि किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुप्त काल। और जो कर प्रथा था, कर व्यवस्था था, ये किस काल में जो है महत्व था, तो ये था आपका गुप्त काल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, गुप्त काल। तो यहाँ पे आप इसको गुप्त काल कहेंगे, ठीक है ना। बात करने के लिए प्रश्न की अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना, ये आपका मान के चलिए ये सूर्य है और ये आपका यहाँ पे पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक तो अपने ही अक्ष पे करती है, घूर्णन करती है। तो यानी जब अपने अक्ष पे वो घूमती है तो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, ठीक है। तो घूर्णन यानी अपने अक्ष पे गोल 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 घूमते रहना, ठीक। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है यानी आपका घूमती है तो ये परिक्रमण हो जाएगा। तो ये अपने अक्ष पे घूमती हुई ये धीरे धीरे ये क्या करती है, ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है ना। तो ये अपने अक्ष पे घूमती हुई ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है ना, परिक्रमण, ओके। और घूर्णन क्या होगा? घूर्णन आपका हो जाएगा जो अपने ही अक्ष पे घूमती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। पृथ्वी के इस गति को आप क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है और इसे आप घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर, ठीक है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना? गुरु के पास जाकर बैठना आरण्यक में, यानी उस टाइम पे क्या होता था कि जो शिष्य है वो गुरु के पास जब शिक्षा लेने जाता था तो क्या कहलाता था? वो गुरु के समीप जाना कहलाता था। यानी घर से बाहर निकलकर गुरु के पास जाकर रहना, वहीं पे पढ़ना, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता था? गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद कहलाता था, ठीक है ना। उपनिषद में क्या होता है कि जो शिष्य होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे कि आपका राम जी का जो शिक्षा था वो क्या है?
गुरु के पास रहकर ही शिक्षा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, तो गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ क्या है, समीप बैठना। उपनिषदों की जो रचना है वेदों की दार्शनिक व्याख्याओं के लिए की गई थी, और जो उपनिषदों की संख्या है ये 108 है। तो आपसे यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और आपका तीसरा हो जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 108। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, मुंडा जनजाति, तो जो मुंडा जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, दुर्ग में, छोटा नागपुर, कुल्लू या फिर बस्तर में। मुंडा जनजाति आपका छोटा नागपुर, ठीक है ना, कहाँ पर, छोटा नागपुर में निवास करती है मुंडा जनजाति। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत में मुंडा जनजाति का निवास कहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार हो गया, जो कि बिहार और आपका ये आपका झारखंड है, झारखंड के सीमा पर है, ठीक है ना। तो मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखता है, ठीक है ना। किससे, ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो मुंडा जनजाति है किस परिवार से संबंध रखता है, तो ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी समूह को आप जब इमेज के साथ जोड़ देते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रताड़ित कहते हैं, मूर्ति कहते हैं, भेदभाव कहते हैं, या रूढ़िबद्ध कहते हैं, आप क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रूढ़िबद्ध, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध। जैसे आप देखिए, व्यक्ति या समूह का व्यवहार तथा जो आचरण होता है, ठीक है, आचरण इमेज यानी प्रतिरूप के अनुसार परिलक्षित होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक उपचार से अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचार की बात करता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार ये आपका 28 और 29 है, ठीक है ना। बात करें समता का अधिकार, तो ये आपका 14 से 18 है। और आपका बचता है जीवन के अधिकार, यानी जो आप जानते हैं प्राण एवं दैहिक का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सभी के सभी आपके आर्टिकल 21 में आ जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 में आ जाता है। अगर आर्टिकल 21A हो जाता है तो ये आपका शिक्षा का अधिकार हो जाता है, ओके। बात करें यहाँ पे तो भारतीय जो संविधान का अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार किस भाग में है ये पूछा जाता है, तो भाग 3 में है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। प्रश्न कैसे हैं बताइएगा। चलिए, खालसा की स्थापना करने के वाले, ठीक है ना, किसकी, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे, यानी कौन से गुरु थे जो कि खालसा पंथ की स्थापना किया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ना ये आपका बिहार में ही हुआ था, ठीक है ना। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने सिखों, ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने की थी। तो जो सिख धर्म की स्थापना है ये किसने की थी, गुरु नानक देव ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये 2 प्रश्न आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के आगे बढ़ाया था, विश्व शांति। तो विश्व में शांति बनाए रखने का जो विचार था
पूछा जा रहा है मुगल का शासक था, कौन शासक था जिसने इसको आगे बढ़ाया, हुमायूं, जहांगीर या फिर आपका अकबर, शाहजहां। तो आप जानते हैं अकबर दीन ए इलाही और आपका इबादत ए खाना इन सब की स्थापना करवाई थी। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि शांति और मतलब रहे विश्व में, ठीक है ना, शांति बनाए रखना। सभी धर्मों को इसने अपनाया, मतलब कि जो है रिस्पेक्ट दिया। तो यहाँ पे बात करें अगर सभी धर्मों के लिए विशेषताओं को मिलाकर कई नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया। इसमें सभी धर्मों को इसने प्रवेश दिया, जिसमें इस सभा में सभी धर्म के व्यक्ति जो है इस सभा में इकट्ठा होते थे और अपने अपने विचार को रखते थे, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी, कहाँ के? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये रानी चेन्नम्मा ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये सारे के सारे आपके पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं ये आपको प्रश्न करवा रही हूँ। तो जो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व है किसने किया था, ये पूछा है, ठीक है ना। ये किया था रानी चेन्नम्मा ने या फिर नाना फादानीस अहिल्याबाई होलकर रानी लक्ष्मीबाई। तो ये रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, रानी चेन्नम्मा ने, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे जो है कित्तूर आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व कित्तूर है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। तो कित्तूर रियासत की रानी थी चेन्नम्मा, ठीक है। तो चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में इन्होंने इसके नेतृत्व किया था कित्तूर आंदोलन का। यह एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, 8वां, अच्छा ये आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ओके। अब बात करें यहाँ पे 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका, वह स्थान यानी वह कैसा कौन सा स्थान है जहाँ पे लोग वस्तुएं, अच्छा एक मिनट, स्थान लोग वस्तुएं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाता है? यानी स्थान को, लोगों को, वस्तुओं को वह प्रकृति जिन चीज़ों को घेरे रखती है वो क्या कहलाती है? तो आपका पर्यावरण हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? पर्यावरण, यानी आप पर्यावरण नहीं, परिवेश हो जाता है। एक मिनट, आपका यहाँ पे, अच्छा ठीक है, पर्यावरण हो जाता है। पर्यावरण क्योंकि आपका जैसे कि माना जाए, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ है। पर्यावरण जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। और जो परि का अर्थ होता है तो ये चारों ओर होता है, ठीक है ना, चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो हम क्या हैं? यानी हम मनुष्य हैं और हम हैं और हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? पर्यावरण से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चारों ओर से हम घिरे हुए हैं किसी न किसी परिवेश से। तो ये हमारा परिवेश हो गया, ठीक है ना। चारों तरफ हमारा परिवेश है ये, और ये पर्यावरण से घिरा हुआ है। इस परिवेश के अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं तथा प्रकृति आती है, जिसमें आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल भी शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका पर्यावरण होता है। पर्यावरण के अंतर्गत हम इन सब में क्या हैं? एक तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। बात करें अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, और नहीं होता है तो आप देखेंगे लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप ग्रह कहते हैं, तारे कहते हैं, या खगोलीय पिंड कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो तारा आप जानते हैं, तारा आप उसे कहते हैं जिसके अंदर खुद की ऊष्मा होती है, चमक होती है, जैसे कि आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य के अंदर क्या है? खुद की ऊष्मा है और चमक है। तो सूर्य का में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम प्लस हाइड्रोजन पाया जाता, ये एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ग्रह के खुद की ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है और ना ही यह चमकता है, ठीक है। तो ये खुद से नहीं बल्कि ये तारों की रोशनी से चमकता है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया।
तो ग्रह कितने हैं आपके 8 है, पहले आपके कितने थे 9 थे, लेकिन 2006 में इसे हटा दिया गया था। तो इसका क्या नाम था प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया था क्योंकि ये अपने मार्ग से भटक रही थी, ठीक है ना। तो 8 ग्रह इस समय हैं। बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो वायुयान यानी जो आपका एरोप्लेन है वे कहाँ पे उड़ते हैं समताप मंडल में। कहाँ पे उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में जो आपका मौसमी घटनाएं हैं बादल बारिश ये सब चीज़ें क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है ना। आयन मंडल में उल्का पिंड आपका आकर बुझ जाता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तब आप उसे अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है ना। और यही अवसादी शैल बदल कर कायांतरित शैल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी इंडस्ट्री हों और एक साथ ही हों, यानी अपने ही एक दूसरे के आसपास हों और अपनी नज़दीकी की लाभ उठाती हैं, वह क्या कहलाता है। बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, समनुक्रम उत्पादन या औद्योगिक तंत्र या फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र। तो ये आपका क्या कहलाता है जब साथ में ही एक दूसरे के पास ही नज़दीकी में इंडस्ट्री हो और एक दूसरे के क्या है लाभ उठाएं नज़दीकी, तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है। तो इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं होते हैं। तो ये क्या है शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये पेड़ कौन से होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार होता है, जो कि ये सदाबहार वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। तो जब जो 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो पत्तियां गिरने का जो चांस है वो तो कम होगा ही, तथा जो जलवायु अनुकूलन होती है, ठीक है ना, इसकी इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती। ऐसे वृक्ष रबर, महोगनी, रोजवुड, आबनूस होते हैं, आबनूस। तो ये आप जानते हैं हमारे दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। वहाँ पे आप जानते हैं कि 200 सेंटीमीटर से लगभग बारिश होती ही होती है, ठीक है ना। तो महोगनी, रोजवुड और आबनूस ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार के पेड़ होते हैं। इस प्रकार के वृक्ष उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और विषुवतीय जो प्रदेश हैं उनमें पाए जाते हैं। भारत की सर्वोच्च जो कानून है, सबसे ऊंची कानून संस्था है, ठीक है ना। तो भारत की सर्वोच्च कानून संस्था कौन सी है। राष्ट्रपति, संसद या फिर न्यायपालिका या प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद। तो न्यायपालिका होती है सबसे सर्वोच्च कानून, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे निर्माण पूछा है, कानून निर्माण ना। तो कानून का निर्माण तो संसद में होता है, ठीक है ना, संसद में होता है, ठीक है। कानून का जो निर्माण है, कानून निर्माण संस्था, ये आपका संसद है। और बात करें यहाँ पे इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका, ये ऑप्शन गलत दिया है, इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका भी, एक मिनट ऑप्शन गलत दिया है या नहीं, ऑप्शन गलत नहीं दिया है, ये उल्टा सीधा इसका जो आपका नंबरिंग है वो है ऊपर नीचे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। संसद है और संसद में ही जो कानून है उसका निर्माण होता है और इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। किसे, संसद को, यानी कानून को जो होता है, कानून निर्माण होता है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका होता है। संसद की गठन, संसद का जो गठन है कैसे होता है, तो लोकसभा होता है जिसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो जब राज्य किसी भी प्रकार से धार्मिक जो वर्क होते हैं उनमें क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफियर नहीं करता, तो वो धर्मनिरपेक्षता होता है।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप ना करता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, तो बेकार संसाधन है क्या, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन है या फिर वास्तविक संसाधन है। तो वो आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, संभावित संसाधन जो कि हैं तो लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा संसाधन, आपका संभावित संसाधन। ठीक है ना। इन संसाधनों का प्रयोग आप भविष्य में होने वाली संभावना होती है। मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण क्या है। ठीक है ना। तो मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण तुर्की और अफगान शैलियों का है, तुर्की व फारसी शैलियों का है, या फिर बात करें यहाँ पे अरब व भारतीय शैलियों का, या फारसी व भारतीय शैलियों का है। तो जो आपका मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है ये फारसी, भारतीय व भारतीय शैलियों का है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला वास्तुशिल्प का जो उदाहरण है ये देख लीजिए, मेहराब हो गया, गुंबद हो गया और हाजल जो आपका सभा कहलाता है, हाजल बुर्ज। ठीक है। भारत की जो मानक देशांतर है, मानक देशांतर कितना है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट। तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा, और इससे ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है ना। कहाँ से निकलता है ये, तो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, अगर नैनी नहीं है तो मुजफ्फरपुर लगाएंगे। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्थानांतरित कृषि होती है, निर्वाह या वाणिज्यिक खेती या गहन कृषि। तो ये आपका हो जाता है वाणिज्यिक खेती हो जाती है, जहाँ पे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। और PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, BPSC TRE में आ चुका है ये, और ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में भी आ चुका है ये पेपर, और यही प्रश्न आपका सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। जो परंपरागत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है क्या, ज्वारीय ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है, कौन सा हो जाएगा, तो जो जीवाश्म ऊर्जा है ना, ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी सभी नॉन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है आपका सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो जो ईंधन की प्राप्ति पृथ्वी के नीचे जो दबे हुए जीवाश्म होते हैं उनसे होती है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस होगा, ये क्या है, सभी जीवाश्म हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश का दबदबा यानी अधिकार हो जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं क्या, महासंघ या पुनर्जागरण कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है औपनिवेशीकरण हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, औपनिवेशीकरण। और इसमें आपका क्या है, ज़बरदस्ती नीतियों को लागू करते हैं वो। ठीक है ना। और उस देश के आर्थिक और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका वो लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि इसके पास आसपास समुद्र कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी घाट हो गया और जापान हो गया। ठीक है ना। इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे मत्स्य जो मछली पालन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये समुद्र के कहाँ पे हैं, तो तट के साथ गर्म धारा पर बहती है क्या, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन की वजह से, या तट के साथ एक ठंडी धारा या दंत्रुत तटीय। तो ये गर्म और ठंडी धारा जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा यहाँ पे बात करें
तो पेलिंगटन उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और जापान के समुद्र तट पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पेलिंगटन याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है ये। अगला और लास्ट प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है? राज्य, सीमा, क्षेत्र या फिर आपका निर्वाचन क्षेत्र। तो वो आपका हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। वह निश्चित है जहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं सभी, वो मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वह क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा 25 SST के प्रश्न। आई होप ये सारी क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रश्न का जो लेवल था आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसकी जो PDF है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। आप टेलीग्राम से जाकर वीडियो को ले लीजिए, यानी आप इसका जो PDF है टेलीग्राम के लिंक आप ओपन करिएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट है अगर आपने नहीं देखी है तो ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको NCERT की जो जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं 6 to 12 तक के SST का, और आपका जो है करंट अफेयर और आपका ये CTET का, इन सभी के आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।